हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर से, जो चैप्टर का नाम है जीवों में श्वसन। हमने आपको इस चैप्टर से संबंधित पहले वाले वीडियो में श्वसन क्या होता है उनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। हम श्वसन क्यों करते हैं इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। कोशिकीय श्वसन क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अवायु श्वसन क्या होता है, अवायु श्वसन क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। चलिए हम थोड़ा थोड़ा टॉपिक स्टार्ट करने से थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। कोशिकीय श्वसन क्या होता है। कोशिका में भोजन के विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब कोशिका के अंदर भोजन भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। कोशिकीय श्वसन में क्या होता है, कोशिकीय श्वसन में भोजन के विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं, अवायु श्वसन नहीं वायु श्वसन कहते हैं। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वायु श्वसन और वायु श्वसन कहते हैं। और जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसको हम अवायु श्वसन कहते हैं। देखिए कैसे, जब लिखा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन होना क्या कहलाता है, अवायु श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से निर्मुक्त होती है, ठीक है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है। देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या है, जो ग्लूकोज जो हमारा भोजन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में टूटता है। आपको मालूम होगा कि जो ईस्ट क्या है, आपको मालूम होगा जो ईस्ट जैसे अनेक जीव होते हैं जो वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ईस्ट जैसे कोई अनेक जीव है जो बच्चों क्या वायु की अनुपस्थिति में क्या जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायु श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह भी जो होंगे, ये जो ईस्ट है उसको भी अपने भोजन की जरूरत होगी, उसको भी ऊर्जा की जरूरत, उसके पास अवायु जब एयर वायु नहीं होता है तो वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकता है, इसीलिए क्योंकि वो वायु श्वसन द्वारा भी ऊर्जा बना लेता है, ठीक है। इसे हम अवायु जीव कहते हैं। अवायु जीव जिनमें वायु की अनुपस्थिति में अवायु श्वसन होता है उन्हें ऐसे जीवों के अवायु जीव कहलाते हैं। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होता है तो एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, जब वो कोशिका में अवायु श्वसन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन जो होता है वो क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा रिलीज होती है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। हमारी पेशियाँ हैं, जो हमारी पेशियों में भी क्या होता है, कभी कभी अवायु श्वसन द्वारा ही ऊर्जा बनाती हैं। हमारी पेशियाँ कभी हमारी पेशी कोशिका भी अवायु रूप में भी शोषण करती हैं, लेकिन ऐसा बच्चों थोड़े समय के ही कर सकते हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब हम ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। यह प्रक्रम उस समय होता है बच्चों, ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से क्या होता है, कमी हो जाती है। अस्थायी रूप से कमी, बहुत देर तक व्यायाम, जैसे हम बहुत देर तक एक्सरसाइज करते हैं, तेजी से दौड़ते हैं और कई घंटे टहलते हैं, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने और अनेक कार्य की क्या होता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हमें अवायु श्वसन कब होता है, जैसे हम अधिक एक्सरसाइज करते हैं, तेजी से दौड़ते हैं, कई घंटे टहलते हैं और साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। क्या ऑक्सीजन नहीं होता तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर में अवायु श्वसन होता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पर आपूर्ति सीमित होती है। तो ऐसी स्थिति में पेशीय कोशिकाएं अवायु श्वसन द्वारा क्या करते हैं, ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है, ठीक। और जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मनुष्य में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनती है। क्या, तो लैक्टिक अम्ल ऊर्जा बनती है, ठीक है। क्या आप सोच सकते हैं कि अत्यधिक एक्सरसाइज करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है। जब हम अधिक एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पेशियाँ क्या थोड़ी दर्द ऐंठने लगती हैं। जब पेशियाँ अवायु रूप से शोषण करती है तो इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल पूर्ण रूप से इसका विखंडन नहीं हो पाता है ग्लूकोज का, तो वो जब विखंडन से क्या होता है, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लैक्टिक अम्ल का जो संचय होता है वो पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है, और जो लैक्टिक अम्ल बनता है तो वो क्या होता है, स्टोरेज हो जाता है हमारे, उसके संचयन से स्टोरेज से क्या होता है, हमारे पेशियों में ऐंठन होता है।
जब तक हम गर्म पानी से स्नान अथवा शरीर का मालिश न करवाए किसी से, तो हमें इससे आराम नहीं मिलता है। आराम नहीं मिलता है। रक्त का संचार बढ़ जाता है। इसके परिणाम से पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की क्या आपूर्ति हो बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल जल जो होते हैं पूर्ण रूप से विखंडन। आपको पता था जब अवायु शोषण हुआ था तो पेशियों में अवायु शोषण से लैक्टिक कणों में ऊर्जा निकली थी, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिसका क्या होता है जैसे ही हम उसको गर्म पानी से स्नान करते हैं या मालिश करते हैं, मतलब उसका रक्त संचार बढ़, जिसके परिणाम से क्या होता है कोशिकाओं में ऑक्सीजन की पूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की पूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का पूर्ण से विखंडन हो जाता है, जिससे हमें पेशियों में ऐंठन के अनुभव खत्म हो जाते हैं। शोषण क्या होता है इसके भी बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अपने क्या करना, अपने नाकों अपने जो आपका नाक है और मुंह को कसकर बंद कर दीजिए और एक घड़ी की ओर देखिए कि आप कितनी देर तक दोनों दोनों को बंद रख पाएंगे। आप आंखों के कारण अपने नाक और मुंह को दो हाथ से बंद कर दीजिए और कुछ एक घड़ी की तरफ देखिए और उसको देखिए कि आप कितनी देर तक दोनों को बंद रख पाएंगे। कुछ समय बाद आप महसूस किया होगा बच्चों कि आप उस समय का नोट लिखना है। क्या करना है, आपने कुछ समय महसूस किया होगा और उस समय को नोट लिखना है कि अब जब तक आप अपनी सांस को रोक सकते हैं, और जब तक कि आप अपनी सांस को रोक सकते हैं। अंतः अब तक अब अंतः अब आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। ठीक है। श्वसन या सांस लेने का अर्थ होता है बच्चों ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर खींचना। श्वसन या सांस लेने का अर्थ होता है बच्चों को ऑक्सीजन समृद्ध वायु को क्या था अंदर खींचना या ग्रहण करना। कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को शरीर से क्या था बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकला वो श्वसन कहलाता है। जब हम सांस अपने और अंदर सांस लेते हैं तो उस समय क्या होता है ऑक्सीजन युक्त वायु का तो शरीर के अंदर लेते हैं और जैसे ही हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध युक्त वायु को क्या तो बाहर निकालते हैं, उसको हम उच्च श्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन मतलब शरीर श्वास वायु को अंदर लेना और उच्च श्वसन से वायु को बाहर निकालना। ठीक है। एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। आपको पता होगा श्वसन दर क्या होता है बच्चों। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतः श्वसन और उच्च श्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। आपको पता है उच्च श्वसन कुछ समय बाद या कुछ समय अंतः श्वसन कुछ समय बाद नहीं होता है, दोनों साथ ही साथ होते रहते हैं। एक श्वास और सांस का अर्थ होता है एक अंतः श्वसन और एक उच्च श्वसन। ठीक है। क्या आप अपनी श्वसन दर पता कर सकते हैं? अपनी श्वसन दर पता कर सकते हैं। अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे तो क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर के आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए हम इसका पता लगाने के कुछ क्रियाकलाप करते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति आपको बता दें कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालते हैं। कोई भी व्यक्ति ये विश्राम स्थिति में तो बैठा हुआ और उस अवस्था में हम उसको बताएं वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो वो 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है, वो बाहर निकल लेता है और अंदर और बाहर निकालता है। अधिक एक्सरसाइज करने से बच्चों श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। हम अधिक एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है जो हमारा श्वसन दर का रेट होता है 25 मिनट तक बढ़ जाती है। 25 मिनट बार क्या तो 25 बार प्रति मिनट बढ़ जाती है। ठीक है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं।
आज का हमारा टॉपिक हम श्वास कैसे लेते हैं। हम श्वास कैसे लेते हैं, अभी तो हम श्वसन के बारे में पढ़े हैं। वायु श्वसन क्या होता है, अंतर श्वसन क्या, उच्च श्वसन क्या, श्वसन दर क्या होता है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि श्वास हम श्वास कैसे लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम श्वसन की प्रक्रिया विधि जानेंगे। सामान्यतः हम अपने नासा मतलब नासा द्वार से मतलब अपने नाक से अंदर नाक से वायु को अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतर श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नाक से नासा गुहा में चली जाती है। जब हम अंतर श्वसन द्वारा वायु को अंदर लेते हैं तो जो हमारा नाक से ये क्या होता है, नासा गुहा में चली जाती है। और नासा गुहा से श्वसन नली से होते हुए क्या होता है, होकर ये हमारे फेफड़ों तक जाती है। जो आपका फेफड़ा जो होता है क्या होता है, फेफड़ा आपका यह वक्ष गुहा में क्या होता है, स्थित होता है। वक्ष गुहा में स्थित जो आपकी वक्ष गुहा होती है, जो पार्श्व में क्या होता है, पसलियों से क्या होता है घिरी, जो हमारी जो वक्ष गुहा होती है वो क्या होता है चारों तरफ से पसलियों से क्या होता है घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम कहलाती है, जो वक्ष गुहा को क्या कहते हैं आधार सपोर्ट प्रदान करती है। और श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर गति के सम्मिलित होता है। आपको बताया जैसे श्वसन हम करते हैं तो उस श्वसन के समय डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर जो एक होता है, पिंजर की गति का सम्मिलित होती है। जब हम अंतर श्वसन के समय पसलियों को ऊपर और जैसे हम सांस अंदर लेते हैं तो जो हमारी पसली कहते हैं ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। और जो हमारा डायफ्राम होता है वो नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारे वक्ष गुहा के आयतन को क्या कहता है बढ़ा देती है। जैसे हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पसलियाँ कहते ऊपर और बाहर की ओर गति करते हैं, जो डायफ्राम होता है वो नीचे की होता है। और जो हमारा वक्ष गुहा होता है उसका क्या आयतन बढ़ा देती है और क्या होता है उससे बढ़ा देती है। और वायु जो होता है वायु फेफड़ों में क्या आ जाती है, वायु फेफड़ों में आ जाती है। और फेफड़े से क्या होता है वायु भर जाते हैं, फेफड़े वायु से क्या होता है भर जाते हैं। और फेफड़े से क्या होता है फेफड़ा वायु से क्या होता है भर जाता है। उच्च श्वसन के समय क्या होता है, पसलियाँ नीचे की ओर और अंदर की ओर चली जाती है। जब हम अपने शरीर से वायु को बाहर निकालते हैं, अपने शरीर से जो वायु होता है उसको हम बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, पसली के नीचे की ओर और अंदर की ओर क्या चली जाती है, अंदर की ओर आ जाती है। जबकि जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, ऊपर की ओर पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे क्या होता है, इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम होता है और इस कारण जो वायु होता है फेफड़ों से बाहर धकेल जाती है, वो फेफड़ों से क्या होता है बाहर धकेल दी जाती है। देखिए ये नासा गुहा है, ये नाक है, हम नासा गुहा से ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते हैं। ठीक है, फिर श्वसन नली में जाता है, श्वसन नली से ये फेफड़े में आ जाता है, श्वसन नली से क्या होता है फेफड़े में हो जाता है, ये हम फेफड़े में आ जाता है। ये हमारा डायफ्राम है। देखिए फिगर में दिखाई, जब हम सांस लेते हैं, जब हम वायु को अंदर सांस द्वारा जब हम वायु को अंदर लेते हैं तब क्या होता है, हमारी पसलियाँ क्या होती है बाहर की ओर क्या होती है गति करती है, बाहर की ओर गति करती है और ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर क्योंकि उसकी साइज क्या बड़ा हो जाता है। और डायफ्राम क्या होता है वो नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे की ओर गति करता है। जिससे क्या होता है, जो हमारा थोड़ा वक्ष गुहा होती है क्या तो वो उसका आयतन बढ़ जाता है। जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। और जो हमारा डायफ्राम होता है वो नीचे की ओर गति करता है, कहते हैं नीचे की ओर गति करता है। लेकिन जब हम वायु को बाहर निकालते हैं अपने शरीर से उच्च श्वसन के समय, हम जब वायु को बाहर निकालते हैं, वायु को बाहर की ओर धकेली जाती है, जब बाहर निकाली जाती है फेफड़े से वायु को बाहर निकाली जाती है, तब क्या होता है, जो हमारी पसलियाँ होती है ना क्या होती है अंदर की तरफ चली जाती है, अंदर की तरफ गति करती है। और जो हमारा डायफ्राम होता है जो नीचे इस फिगर में ऊपर था, और लेकिन जब हम उच्च श्वसन समय करते हैं जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के तो नीचे ऊपर की ओर गति करता है, ऊपर की तो ऊपर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, अपनी पूर्व स्थिति ऊपर की तरफ गति करता है। जिससे क्या होता है वक्ष गुहा का जो आयतन होता है वो कम हो जाता है। इस फिगर की अपेक्षा इस फिगर में देखिए इसका क्या तो आयतन कम होता है वक्ष गुहा का। पहले वाले फिगर में वक्ष गुहा का आयतन बड़ा था, लेकिन जो सेकेंड वाला फिगर बी है उसमें क्या होता है वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। जिसकी वजह से जो वायु होता है, जो शरीर में जो वायु होती है उसको बाहर निकाल दी जाती है।
अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। आपको इसको अनुभव करना है तो आप अपने शरीर में इसको इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और अपनी हथेली को उदर का मतलब अपने पेट से थोड़ा नीचे, पेट के नीचे रखिए। उदर अपने उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए, ठीक है। और जो धूम्रपान करने वाले होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी फेफड़े में क्षति पहुंचता है। धूम्रपान करने से क्या होता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, क्षति पहुंचता है। धूम्रपान की वजह से कैंसर जैसी समृद्ध बीमारी होती है, उसको आवश्यक बचना चाहिए, ठीक है। यह जानने के लिए आपको क्या करना है, जान लेने के बाद श्वसन के दौरान वक्ष गुहा का जो आप ऑक्सीजन जब वायु को अंदर लेते हैं तो जो वक्ष गुहा का माप में कितना परिवर्तन होता है। आपको पता है कि अभी जब हम ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर वायु को भरते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारा जो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। लेकिन जब से हम श्वास को छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। तो प्रत्येक आपको अनुभव करना है कि अपने फ्रेंडों, अपने मित्रों से अपने फ्रेंडों से सीने फुलाने की स्पर्धा करना है। अपने वक्ष को फुलाने की कोशिश करें। प्रत्येक के यह दावा कर रहे थे कि सभी बच्चे वो सभी सीने को अधिक से अधिक समय तक फुला सकते हैं। फुला सकते और क्यों ना आप भी इस प्रक्रिया में कक्षा में अपनी सहपाठियों के साथ करें, ठीक है। अगला क्रियाकलाप है कि एक गहरी सांस लीजिए। किसी मापन फीते से वक्ष का आप साइज लीजिए, ठीक है। कि आपको गहरी सांस लेना, उस समय क्या करना है, एक मापने वाला फीता लेना और अपनी वक्ष की क्या साइज कितना, उस समय आपकी जो वक्ष गुहा की जो साइज है वो कितनी है, ठीक है। इस माप को सारणी में नोट कर लिखना है, ठीक है। 6.2 में क्या नोट करना है। पुनः विस्तृत होने पर वक्ष गुहा का माप लेना। जब आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तब नापिए, उस समय जब छोड़ते हैं तब नापिए, ठीक है। बताइए कि आप फिर क्या करना है, बताइए कि किस सहपाठी में अधिकतर विस्तृत की दिखाया गया है। हम श्वसन की क्रियाविधि को एक सरल प्रक्रिया द्वारा भी समझ सकते हैं। आप अपने फ्रेंडों के साथ क्या करना, उच्च श्वसन के समय आप जब ऑक्सीजन को अंदर लेते उस समय आपको क्या करना है, इंची टेप से नापना है। उस समय आपके जो वक्ष गुहा का आयतन कितना था उस समय उसको नाप कर नोट करना है। और जब आप ऑक्सीजन को शरीर से बाहर निकालते तो उस समय आपका जो वक्ष गुहा है उसका कितना आयतन उस समय आपको नोट कर लिखना है, ठीक है। जैसे फिगर में दिखाया गया है कि एक लड़का दूसरे लड़के का क्या कर रहा है, वक्ष को नापने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बुझो जानना चाहते हैं कोई व्यक्ति अपने फेफड़े में कितनी वायु भर सकता है। बुझो जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति कितनी वायु अपने फेफड़े में भर सकता है। एक और क्रियाकलाप देखते हैं कि एक प्लास्टिक की एक चौड़े मुंह वाली क्या एक बोतल लीजिए। इसके जो पेदे होता है, जो नीचे का परत होता, नीचे का जो पैर होता है, नीचे का पार्ट, उस पेदे को काट कर अलग कर दीजिए। आपको क्या करना है, एक वाई की आकार की कांच या प्लास्टिक की एक नली लेना है। बोतल के ढक्कन के एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। बोतल का जो ढक्कन होता है उसके में एक ऐसा छिद्र करना है कि जिससे ये क्या नली जो हम लिए हैं वाई आकार की उसको आसानी से निकल जाए। नली के शाखी सिरे पे 2 गुब्बारे लगाने। देखिए फिगर में दिखाएगा, नली का जो शाखी सिरा है उसको क्या करना, उस पर 2 गुब्बारे जो बिना फूले हुए, ठीक है, लगाना है। नली को चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। इसमें दिखाएगा 6.7 में के अनुसार बोतल में लगा ले दीजिए। अब बोतल को ढक्कन लगा दीजिए। क्या करना, बोतल को ढक्कन बंद कर दीजिए तथा उसे इस प्रकार सील बंद करिए। बोतल पर ढक्कन लगा दे तथा इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वो अवायरुद्ध हो जाए। कहते हैं वायुरुद्ध हो जाए। और बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ या प्लास्टिक, बोतल का जो खुला पेंदा था वो रबड़ या प्लास्टिक एक पतली सीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए। आपको क्या करना है कि फेफड़े में होने वाले जो प्रसार हम समझने की कोशिश कर रहे थे, समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए। अब गुब्बारे को आधार से नीचे की ओर खींचेंगे तो गुब्बारा क्या होता है, वो फूल जाएगा
और उसके बाद इसके बाद रबड़ की एक परत को ऊपर से की ओर धकेलिए और गुब्बारे को दीजिए। जैसे हम बोतल में जो वाइनर जो गुब्बारे लगाए थे, अगर हम उसको जो नीचे आधार में जो प्लास्टिक या रबड़ का जो बैंड लगाए थे उसको हम नीचे की तरफ खींचे तो जो गुब्बारा होगा क्या होगा, वो फूलने लगेगा। लेकिन जैसे ही हम वो जो प्लास्टिक जो रबड़ का बैंड था उसको हम ऊपर की तरफ देंगे तो जो गुब्बारा होगा क्या, वो पिचक जाएगा। क्या होगा, पिचकने लगेगा, दबने लगेगा। इस मॉडल में गुब्बारे के किस अंग को प्रदर्शित करता है? ठीक है, जैसे ही हम सांस लेते थे तो हमारा जो सांस था, जो हमारा जो वक्ष था क्या, तो वो बढ़ जाता था उसका आयतन। लेकिन जैसे हम सांस को अंदर निकाल देते थे, शरीर से बाहर निकालते थे, तो क्या होता, उस समय क्या होता था, जो हमारा वक्ष हुआ का आयतन कम हो जाता था। इस मॉडल में गुब्बारे के किस अंग को प्रदर्शित करते हैं? रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती है? रबड़ की परत को जो होती है वो डायफ्राम, क्या कहते हैं, डायफ्राम को, जो रबड़ की परत होती है, जो गुब्बारे होते हैं वो हमारे जो फेफड़े होते हैं उनको प्रदर्शित, वक्ष गुहा को प्रदर्शित करती है। लेकिन जो रबड़ का बैंड होता है वो किसको प्रदर्शित करती है? डायफ्राम को, कहते हैं डायफ्राम को प्रदर्शित करती है। अब आप श्वसन की क्रिया विधि को समझने में समर्थ हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है उच्च श्वसन। हम उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं? हम उच्च श्वसन करते समय बाहर क्या निकालते हैं, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम से हमारे फेफड़े में वायु अंदर लेने की क्षमता क्या बढ़ जाता है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, जो एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, अंदर को सांस लेते, जब हम बाहर से अंदर सांस लेते हैं, फिर बाहर छोड़ते हैं, अंदर सांस लेते हैं, फिर छोड़ते तो उस समय क्या होता है, ये वाला एक्सरसाइज करने से हमारे जो फेफड़े का जो अंदर, फेफड़े में वायु को अंदर लेने की क्षमता क्या बढ़ जाती है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। चलिए क्रियाकलाप कर देखते हैं कि हम उच्च श्वसन में क्या बाहर निकालते हैं, उसके बारे में। कोई एक पतली स्वच्छ नली लीजिए। आपको क्या करना है, कोई पतली स्वच्छ नली लें जिसमें कार्क लगाओ। एक पतली स्वच्छ परख नली लेना है जिसमें एक कार्क लगाओ। यदि परख नली उपलब्ध ना हो तो आप कांच का, देखिए, एक परख नली कांच का ना तो प्लास्टिक की बोतल लीजिए। परख नली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने की पानी लीजिए। पानी डालिए, क्या करना है, परख नली में कांच का ना मिले तो प्लास्टिक का लीजिए। उसमें क्या, परख नली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक एक स्ट्रॉ भी लेना है। परख नली से इस प्रकार डालिए कि चूने के पानी में डूब जाए। परख नली में जो नली स्ट्रॉ लेना है उसको इस प्रकार डालिए चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। अब क्या करना है, धीरे धीरे चूने के पानी में क्या फूंक मारना है। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता है? क्या करना, उसको फूंक मारना और चूने के पानी में आपको देखना है कोई परिवर्तन होता है। क्या आप इस अध्याय 5 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझ सकते हैं? आप जानते हैं कि जब हम इस वायु का अंतर श्वसन या उच्च श्वसन करते हैं, जब हम जिस वायु का अंतर श्वसन उच्च श्वसन करते हैं उसमें क्या होता है, गैसों का मिश्रण होती है। क्या होता है, गैसों का मिश्रण होती है। जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, अंतर श्वसन के समय जो वायु होता है उसको हम अंदर लेते हैं, तो सिर्फ वायु में गैसों का मिश्रण होता है। अंतःश्वसित और उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। जब हम ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेते तो उस समय जब हम अंतःश्वसन के समय वायु को अंदर लेते उस समय जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है 21% होता है। कहता है 21% होता है। और उसमें जो फेफड़े में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत होता है 0.004% कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है। लेकिन जब हम वायु को शरीर से बाहर उच्च श्वसन करते हैं तो उस समय जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है, उस समय ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 16.4% होता है। 16.4% होता है। और जो उस समय फेफड़े में जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत कितना होती है, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है।
हम हम क्या उच्छ्वासित कर सकते हैं कि हाँ, क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को ही उच्छ्वासित करते हैं अथवा उसके साथ साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वासित करते हैं। आपने देखा है, आपने ये भी देखा है कि बच्चों कि अगर आप दर्पण के सामने जैसे आप कभी-कभी देखते होंगे जब आप दर्पण के सामने उच्छ्वास करते छोड़ते हैं, जैसे अपने साँस को बाहर निकालते हैं, तो उस समय आपको देखते होंगे कि वो जो सतह पर उसकी सतह पर क्या धुंधली जैसे दिखाई देती है। ये किस कारण होता है? ये नमी के कारण होता है। जल के ये बिंदु कण कहाँ जाते हैं जो होता है। जैसे आप देखते हो आप शीशे के सामने जाते हो, शीशे के सामने क्या होता है अपने यहाँ क्या जैसे आप बाहर सांस छोड़ते होंगे तो आप क्या देखते हैं शीशे पे क्या धुंधला धुंधला सा दिखा धुंधला धुंधला व्हाइट व्हाइट की लेयर बन जाती है। तो उसको क्या होता है उसमें कहते हैं नमी के कण होते हैं जो जो जल के ये बिंदु कण कहा जाते हैं, जो जल के ये बिंदु कण कहा जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक है हमारा अन्य जंतुओं में श्वसन। इसको हम अगले वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।